गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अब तक वर्ष 2001 के टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा के नागरिक शास्त्र विषय में आए हुए प्रश्नों की व्याख्या को पूर्ण कर लिया है। आज हम वर्ष 2003 में आयोजित परीक्षा में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 23 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये आए हुए प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि किसकी उक्ति है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस विद्वान ने दी है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के रूप में, राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में और राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में दिया जाता था। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गार्नर, सीले, गैरिज और गिलक्राइस्ट, इन चारों ऑप्शनों में गिलक्राइस्ट नामक विद्वान जो है वह राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन मानता है। यानी राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन गिलक्राइस्ट राजनीति विज्ञान को मानता है। व्याख्या के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं दी गई हैं वो 3 भागों में उसको बांटा गया है। पहला है राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा, दूसरा है राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा तथा तीसरा है राजनीति विज्ञान की समकालीन परिभाषा। राजनीति विज्ञान के परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत पहला कुछ विद्वानों का समूह है जो मानता है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। कुछ विद्वानों का समूह मानता है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है तथा कुछ विद्वान ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। यहाँ पर गार्नर है। गार्नर मानता है कि राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य का अध्ययन है, क्योंकि वह कहता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत किससे होता है, राज्य से होता है। दूसरा है गैरिज। गैरिज कहता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति संस्था के रूप में राज्य से संबंधित विविध समस्याओं का अध्ययन करता है। राज्य से संबंधित विविध समस्याओं का अध्ययन करता है, यानी गैरिज भी मानता है कि जो राजनीति विज्ञान है वह राज्य से संबंधित अध्ययन है। लीकाक नामक विद्वान कहता है कि राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार से संबंधित विधा है। सीले नामक विद्वान है, यह कहता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार के तत्वों का उसी प्रकार अध्ययन करता है जिस तरह से संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवों का तथा बीजगणित अंकों का अध्ययन करता है। सीले भी मानता है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। गिलक्राइस्ट नामक विद्वान है कि जो कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार के सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो इस प्रश्न में जो उत्तर होगा वह गिलक्राइस्ट होगा। गिलक्राइस्ट मानता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है। यानी संघात्मक सरकार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इसमें से पहला है एक स्थान से शासन का होना, दूसरा है केंद्र सरकार सब कुछ न हो, तीसरा है केंद्र राज्य की दोहरी सरकारें और चौथा है एक केंद्रीय शासन हो। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में जो सही होगा वह होगा केंद्र राज्य की दोहरी सरकारें। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। संघात्मक सरकार की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह है, पहला है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होना। यानी जो राज्य की शक्ति होती है वह शक्ति
केंद्र और राज्य, संघ और राज्य के बीच में विभाजित होती है। दूसरा होता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी संघात्मक शासन में संविधान सबसे प्रमुख होता है, सर्वोच्च होता है, उसी के अधीन सभी तंत्र कार्य करते हैं। अगला है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका क्यों सर्वोच्च होगी संघात्मक शासन में? क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच कई विवाद आएंगे जिसे सुलझाने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की जरूरत होगी। चौथा है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, यानी दोहरी सरकार, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। तथा चौथा है दोहरी नागरिकता। यह प्रमुख विशेषता नहीं है, किंतु यह संघात्मक शासन के अंतर्गत एक विशेषता मानी जाती है कि एक व्यक्ति को केंद्र की अलग तथा राज्य की अलग नागरिकता मिलती है, जैसे अमेरिका में है। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? यानी नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वह किसके लिए है? पहला ऑप्शन है भारतीय नागरिकों के लिए, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के लिए, तीसरा है राष्ट्रपति के लिए, चौथा है सरकार के लिए। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा सरकार के लिए। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो भारतीय संविधान में किया गया है वह सरकार के लिए किया गया है। यह बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कार्य जो होगा वह राज्य का होगा। चूँकि राज्य की कार्यकारी इकाई जो होती है वह सरकार होती है, इसलिए नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? सरकार के लिए है। अब हम आते हैं नीति निर्देशक तत्वों पर। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये तत्व राज्य के समक्ष, सरकार के समक्ष कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित हो सके। राज्य द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को लागू किए जाने से राज्य के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सकेगा। जो ऊपर विकल्प दिया गया था उसमें सरकार दिया गया है, यहाँ हम बात राज्य की कर रहे हैं। चूँकि राज्य जो है एक अमूर्त संस्था है, वह स्वयं प्रस्तुत नहीं होता, राज्य का प्रतिनिधित्व सरकार करता है। सरकार जो होता है राज्य का क्रियाशील तत्व होता है। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया है, न कि नागरिकों के नीति निर्देशक तत्व। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? यहाँ पर 4 विकल्प हैं, प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा मंत्रिपरिषद। जो संसदीय सरकार होती है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? जो संसदीय सरकार है उसे उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार भी कहा जाता है। पहला जो इसकी विशेषता होती है वह होती है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत जो वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है वह दूसरी होती है, यानी मंत्रिमंडल होता है। जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वह राष्ट्रपति होता है।
यानी इस व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका और प्रतीकात्मक कार्यपालिका में भेद होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वह विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और उसी के नेतृत्व में मंत्रिमंडलीय सरकार कार्य करती है। संसद क्या है? संसद एक वैधानिक निकाय है, यानी कानून का निर्माण करने वाला निकाय है, जो मुख्य रूप से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनता है। राष्ट्रपति किसी राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो कि निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति कहलाता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है प्रतीकात्मक, अलंकारिक या नाम मात्र का होता है, जो अपनी शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग नहीं करता है, बल्कि इसे अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? प्रश्न उत्तर है 1954, 1953, 1955, 1952। यहाँ पर जो उत्तर सही होगा 1955 सही होगा। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यह नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। इसी अनुच्छेद में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया। यह नागरिकता संबंधी जो प्रावधान रहे हैं, ये संविधान के ऐसे प्रावधान थे जो संविधान के लागू होने से पूर्व ही लागू हो गए थे। भारत में जो नागरिकता का प्रावधान 1955 के अंतर्गत किया गया है, कोई व्यक्ति भारत का 5 तरीके से नागरिक हो सकता है, जिसमें पहला है बाई बर्थ, यानी जन्म से नागरिकता। जन्म से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी हो सकता है जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक नागरिक हो सकता है, किंतु शर्त यह है कि उसके माता पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी ना हो। दूसरा जो प्रावधान नागरिकता का है वह वंश परंपरा के आधार पर है। इसको अंग्रेजी में बाई डिसेंट कहा जाता है। विदेश में कोई जन्मा व्यक्ति भारत में वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है, किंतु शर्त यह है कि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, किंतु माता पिता में से कोई अवैध प्रवासी न हो। तीसरा है पंजीकरण के माध्यम से बाई रजिस्ट्रेशन। कोई व्यक्ति बाई रजिस्ट्रेशन भारत का नागरिक, पंजीकरण से भारत का नागरिक हो सकता हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो किंतु वह भारत के बाहर निवास करता हो, या कोई विदेशी महिला जिसने भारत के किसी पुरुष से विवाह कर लिया हो, या फिर वह व्यक्ति जो
भारतीय मूल का हो और वह बांग्लादेश और पाकिस्तान का नागरिक ना हो तो वह भारत का नागरिक हो सकता है। राष्ट्रमंडल देशों के वे लोग जो भारत में नौकरी करते हैं उनके बच्चे भी जो है बाय रजिस्ट्रेशन भारत के नागरिक हो सकते हैं, किंतु इसमें से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। इसके लिए भारत में रहने की जो अवधि है वह 7 साल होना चाहिए। तो इस तरह आपने बाय रजिस्ट्रेशन देखा भारत में नागरिकता के प्रावधानों का। अगला जो प्रावधान है देशीकरण यानी बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन के द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है जो कि भारत का नागरिक नहीं है, किंतु शर्त यह है कि उसे देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम 12 वर्ष निवास होना चाहिए। 1 वर्ष का निवास के बाद वह रजिस्ट्रेशन देशीकरण के लिए आवेदन कर सकता है और 11 साल उसे रहना होगा, तभी वह जो है देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की वे अल्पसंख्यक या कुछ अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें मुसलमान नहीं आते हैं यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी जो हैं, ये भारत में देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इनके लिए जो देशीकरण नागरिकता प्राप्त करने के 12 साल की बाध्यता है वह नहीं रखी गई है। इनके लिए 5 साल रहना आवश्यक है। भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 जब बना तब से लेकर के अब तक कुल 6 बार नागरिकता संबंधी अधिनियम में संशोधन किया गया। पहला संशोधन जो किया गया है वह संशोधन 1986 में किया गया, फिर उसके बाद 1992 में किया गया, फिर 2003 में किया गया, फिर 2005 में किया गया, 2015 में किया गया, अंतिम रूप से 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन 2019 में किया गया। प्रश्न संख्या 6 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 6, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? पहला है 41वें, दूसरा 42वें, तीसरा 44वें, चौथा 47वें। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान का जो 44वां संवैधानिक संशोधन लाया गया था वह मोरारजी देसाई की सरकार थी। इस संविधान के संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के F के अधीन संपत्ति का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार था वहाँ से हटा करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार बना दिया गया और वहाँ कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया। एक बात 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और कही गई जो प्रमुख है, इसमें यह कहा गया, संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यदि उसके बाद भी मंत्रिमंडल प्रस्ताव भेजता है तो राष्ट्रपति को उसके आधार पर कार्य करना होगा। संविधान का 42वां संविधान संशोधन
बहुत ही प्रमुख संविधान संशोधन है, जिसे इंदिरा संविधान, लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसके माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द को जोड़ा गया तथा संविधान संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया। नीति निर्देशक तत्वों को और अधिक व्यापक बनाया गया। संविधान में एक अनुच्छेद 51A जोड़ा कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया, जिसकी संख्या अब 51 हो गया है। 41वें संविधान संशोधन के द्वारा ज़्यादा कुछ संशोधन नहीं किया गया। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। 47वें संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ विषयों को बढ़ा दिया गया। 7वां प्रश्न है कि राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार है? राज्यसभा, लोकसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति। तो यहाँ उत्तर होगा राज्यसभा। राज्यसभा को ये विशेष अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। वह उसको यह अधिकार है कि वह राज्य सूची में निहित किसी विषय पर राष्ट्रीय हित के संदर्भ में कानून बना सकता है तथा इसी राज्यसभा को 312 के अधीन नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का भी अधिकार है। यह राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। इसके जो सदस्य होते हैं वे हर 2 साल पर 1/3 सदस्य जो होते हैं वे क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होगा। वर्तमान समय में 233 के लिए निर्वाचन होता है। अन्य राष्ट्रपति जो है वह मनोनीत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का जो है चुनाव लड़ने के लिए तभी योग्य होता है जब वह 30 साल का हो गया हो तथा कोई भी व्यक्ति के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह जहाँ से चुनाव लड़े वह उस क्षेत्र का निवासी हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन थे तथा पहली महिला नाम निर्देशित सदस्य रुक्मिणी देवी अरुंडेल थी। वर्तमान जो सभापति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया? 1954, 67, 56 और 76। तो यहाँ उत्तर होगा 1956। आज़ादी के बाद जो है भाषा के आधार पर विविध क्षेत्रों से अलग अलग राज्यों की मांग की जाती रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एस.के. धर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, एक आयोग का गठन किया, जिसने यह सुझाव दिया कि प्रशासनिक, भौगोलिक और वित्तीय तथा विकास के आधार पर राज्यों का गठन तो किया जा सकता है, किंतु भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद 3 सदस्यीय JPV समिति बनी। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इसके बाद तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए श्री पोट्टी रामालू अनशन पर बैठ गए और उनकी मृत्यु हो गई। अतः
1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का पहला गठन हुआ और इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तीव्र हो गई। अतः 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अन्य सदस्य पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया और 7वां संविधान संशोधन करके जो भारत में 4 श्रेणी के राज्य क ख ग घ थे, इन्हें समाप्त करके 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे जम्मू और कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दमन और दीव 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको एक साथ मिला दिया गया। तो 2019 में भाषा के आधार प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया सकता, ना ही छीना जा सकता है। 4 ऑप्शन है, स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। तो इसमें जो प्राकृतिक अधिकार है वह सहज प्राप्त है, उसे छीना नहीं जा सकता। प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति को सहज ही प्राप्त है, उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में कहा गया है। यह एक प्राकृतिक अधिकार है। यह विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण लगाता है तथा यह नागरिकों तथा बाहर के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में कहा गया कि विदेश जाने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1952 में कहा गया कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 का स्थापित करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। एकांकता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ऐसा राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। प्रश्न संख्या 10 है, संसद के सदस्यों के अतिरिक्त निम्न में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? पहला मंत्रिमंडल सचिव, दूसरा महान्यायवादी, तीसरा महालेखाकार, चौथा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसमें उत्तर होगा महान्यायवादी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है। यह भारत सरकार को विधि मामलों में सलाह देता है। इसे भारत राज्य के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। यह संसद के सामान्य या संयुक्त किसी भी बैठकों में भाग ले सकता है। उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। इस महान्यायवादी के अलावा एक सॉलिसिटर जनरल, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस तो कर सकता है किंतु वह सरकार के खिलाफ किसी भी मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता है और ना ही सलाह दे सकता है। प्रश्न संख्या 11 है, ओम्बुड्समैन की अवधारणा किससे संबंधित है?
पहला है प्रशासनिक अभिकरण, दूसरा है लोकपाल और लोकायुक्त, तीसरा है लोक सेवा आयोग, चौथा है सीबीआई। तो उत्तर होगा लोकपाल और लोकायुक्त। ओम्बुड्समैन की अवधारणा वस्तुतः यह स्वीडन की से है। सर्वप्रथम इसकी स्थापना स्वीडन में हुई। इसका जो उद्देश्य है वह जनप्रतिनिधियों और जो है प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार संबंधी क्रियाकलापों की जांच करना तथा उस पर कार्रवाई करना है। इसी तर्ज पर भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की गई। केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त जो जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करता है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 में लाया गया। भारत में 1960 में अशोक सेन ने संविधान में पहली बार लोकायुक्त के संदर्भ में विधेयक प्रस्तुत किया था। लोकपाल और लोकायुक्त संबंधी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एम.एल. सिंघवी ने किया था। प्रश्न संख्या 12, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस भारतीय नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? तिलक, लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले होगा। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक उदारवादी नेता थे। इन्हें ब्रिटिश राज्य की न्यायप्रियता में विश्वास था। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र हितवाद प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 13 है, महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है? पहला है साधन और साध्य, दूसरा है पंचशील, तीसरा है मजदूर आंदोलन, चौथा है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इसमें जो उत्तर होगा वह सही होगा साधन और साध्य। महात्मा गांधी का जो साधन और साध्य है वही महत्वपूर्ण है। इनके प्रमुख जो सिद्धांत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, प्राकृतिक चिकित्सा आदि। इन्होंने साधन और साध्य, धर्म और नैतिकता आदि पर विचार किया है। इनकी प्रमुख पुस्तकें माय एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, हिंद स्वराज तथा दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और ग्राम स्वराज है। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं जो हैं इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, द हरिजन, यंग इंडिया है। इन्होंने भारत में कई जो है आंदोलन चलाए। सबसे पहला इनका आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1915, इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, खेड़ा आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 चलाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने? 1919, 1916, 1912, 1921। तो इसमें उत्तर सही होगा 1919 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1919 इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। 1916 में जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांधी से मिले। इनकी जो प्रमुख पुस्तक रही है वह है एन ऑटोबायोग्राफी, जिसे इन्होंने अल्मोड़ा जेल के अंतर्गत लिखा था। प्रश्न संख्या 15 है, किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मन के नाम से जाना जाता है? अरविंद घोष, आचार्य नरेंद्र देव, भीमराव अंबेडकर, ई.वी. रामास्वामी। तो इसमें उत्तर सही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जात से संबंधित थे। ये नेहरू मंत्रिमंडल में पहले विधि मंत्री थे। इन्हें
संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने मुंबई में मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का जो है प्रारंभ किया। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। इन्होंने पानी को लेकर के महाड़ सत्याग्रह किया तथा 1932 के पूना पैक्ट से ये संबंधित रहे हैं, जिस पर मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था। प्रश्न संख्या 16 है, यदि राज्य सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं कर सकती तो उसे बाध्य कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद और विपक्ष। इसमें उत्तर होगा मतदाता। ऐसे नीति निर्देशक तत्व जो है वह भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है यह वस्तुतः न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसके खिलाफ व्यक्ति, अगर राज्य इसको लागू नहीं करता है तो व्यक्ति राज्य के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये राज्य के लिए जो है निर्देश हैं। यह माना जाता है कि राज्य जो है इन नीति निर्देशक तत्वों को अपने कानून बनाने में प्रयोग करेगा, किंतु यह उनके ऊपर बाध्यकारी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में यह बात कहा था कि यदि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो उसे चुनाव में मतदाताओं को जवाब देना होगा। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी नौकरी में योग्यता का आधार पर समान अवसर। तीसरा है बेकारी जीवन यापन भत्ता। चौथा है निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक व्यवस्था, यानी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। यह मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है। इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के अधीन यह प्रावधान किया गया कि राज्य विधि बना करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता की बात की गई है, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, निवास और उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किंतु भारतीय संविधान के 16(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए तथा 4(क) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए, संविधान के अनुच्छेद 16 के 6 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए नौकरियों में 10% आरक्षण 124वां संशोधन 2019 में इसी के द्वारा किया गया तथा इसी तरह अनुच्छेद 15(6) में भी जोड़ा गया है, जो राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए प्रावधान करे। 18वां प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? 96, 97, 98, 99? तो यहाँ होगा 98। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज के संबंध में अधिनियम पारित हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। यह पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ की गई। भारत ने ग्राम सभा वर्ष 2009 और 10 में पंचायती राज के 50 वर्ष होने पर मनाया गया। पंचायती राज का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक,
विकास के साथ साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है। इसमें अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है कि जाति प्रथा का तत्व है चेतनाबोध, आधुनिकतावाद, राजनीतिकरण, संप्रदायवाद। तो इसमें जो है चेतनाबोध जो है यही जाति प्रथा का तत्व है। भारत में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था आई थी। कर्म के आधार पर क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। बाद में जो है यह व्यवस्था जाति के रूप में परिवर्तित हो गए। जो एक वर्ण दूसरे वर्ण में परिसंचरण हो सकता था यह बंद हो गया, यानी इसमें बंधन हो गया, यह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। इस तरह से यह एक बंद वर्ग हो गया। भारत की राजनीति में जाति व्यवस्था के संबंध में दो बातें दिखाई देती हैं। एक तरफ जाति पात मिटाने का आंदोलन होता है, दूसरी तरफ जातियों को लामबंद करके वोट हासिल करने का प्रयास किया जाता है। रजनी कोठारी नामक विद्वान थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में जातियों के अंतः क्रिया के 3 रूप बनाए हैं। पहला उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था का लौकिकी रूप यानी विवाह, छुआछूत, भेदभाव आदि के द्वारा जाति अपने को एक पृथक इकाई मानती है। इसमें चौधरी या परस्पर गुटजोड़ और गठबंधन के द्वारा यह एक इसका लौकिक रूप दिखाई देता है। दूसरा, जाति व्यवस्था का एकीकरण रूप जातियों में दिखाई देता है कि अपनी ही जाति से लगाव, जन्म के साथ बंधन, अपने ही लोगों को एक साथ बांधना जाति व्यवस्था में एकीकरण रूप दिखाई देता है। जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप यानी अपनी जाति को श्रेष्ठ जाति घोषित करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसे महापुरुषों से अपने को जोड़ना तथा राजनीति में सीधे भागीदारी करके प्रतिष्ठा प्राप्त करना। भारत में क्षेत्रवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन हैं? पहला है पृथकतावाद, दूसरा है अल्पसंख्यकों की स्थिति, तीसरा है पृथक राज्यों की मांग, चौथा है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और निर्माण। तो इसमें जो उत्तर होगा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और निर्माण। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद है क्या। क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी पहचान को उस क्षेत्र के साथ जोड़ना, यह एक राजनीतिक विचारधारा है। भारत में क्षेत्रवाद उदय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं। जैसे पहला है भाषा। भाषा के आधार पर जो है क्षेत्रवाद की बात सबसे पहले जो है मधुसूदन दास के द्वारा की गया। इन्होंने भाषा के आधार पर उड़िया राष्ट्रवाद की बात की थी। बाद में 1953 में आंध्र प्रदेश आज़ादी के बाद पहला जो है भाषा के आधार पर राज्य बना। धर्म के आधार पर आप देखिए भी क्षेत्रवाद की बात की जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदू, कश्मीर मुसलमान और लद्दाख में बौद्ध। क्षेत्रीय संस्कृतियों को लेकर के जैसे झारखंड में आदिवासी संस्कृति तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में आर्थिक पिछड़ापन भी क्षेत्रवाद का कारण है। क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों का उदय भी क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। तो क्षेत्रवाद के उदय के जो प्रमुख कारण हैं भाषा, धर्म, क्षेत्रीय संस्कृति, आर्थिक पिछड़ापन और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय है। प्रश्न संख्या 21 है कि लोकपाल और लोकायुक्त संबंधी अधिनियम संसद में किस वर्ष लाया गया? 1958, 1960, 1965, 1968। तो यहाँ उत्तर होगा 1968। आप देखिए लोकपाल और लोकायुक्त संबंधी विधेयक
संसद में सर्वप्रथम 1968 में लोकसभा में पेश हुआ था, किंतु लोकसभा का विघटन हो गया, विधेयक कालातीत हो गया। लोकपाल लोकायुक्त शब्द का पहला प्रयोग लक्ष्मीमल सिंघवी ने किया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी लोकपाल लोकायुक्त की बात कही थी। संविधान समीक्षा आयोग ने भी लोकपाल लोकायुक्त की बात की थी तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में इस बात को कहा था कि जल्द से जल्द लोकपाल लोकायुक्त स्थापित किया जाए। अतः 2013 में विधेयक पारित हुआ और 2014 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन गया। अब प्रश्न संख्या 22 है, रूसों के सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? पहला है जनमत, दूसरा अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, तीसरा है वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, वह जो राजा के हित में हो। इसमें उत्तर है वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। रूसों की सामान्य इच्छा क्या है? रूसो हर व्यक्ति में दो तरह की इच्छाओं की बात करता है। एक कहता है रियल विल, दूसरा कहता है एक्चुअल विल। एक्चुअल विल के बारे में वह कहता है कि यह स्वार्थमयी इच्छा है और रियल विल का बात में करता है कि यह परमार्थमयी इच्छा है। परमार्थमयी रियल विल यह जो है लोगों की कल्याण करने वाली इच्छा है। अतः सामान्य इच्छा क्या है? रियल विल है। इस तरह से आप लोगों ने इन प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। पुनः अगले कक्षा में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।